हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज एक दिल्ली हाई कोर्ट के बहुत ही अच्छे केस की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका जजमेंट 1 अक्टूबर 2024 को आया था। दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल हुई। नूतन गहलोत जो पिटिशनर थे, उन्होंने इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के खिलाफ एक रिट पिटीशन फाइल की और ये रिट पिटीशन नंबर 13799 वर्सेस 2024 CM अपीलेट 57834/2024 है। इसमें इशू 143(2) सेक्शन 143(2) के लिए एक के ऊपर था। वो बहुत अच्छा जजमेंट है जिसको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं अपन। इसमें सेक्शन 143(2) और 141 में के अंतर्गत जो नोटिस है उसकी वैलिडिटी को प्रश्न चिन्ह आया। उसमें पिटिशनर का ये कहना था कि 142(1) का जो नोटिस है वो और 143(2) का जो नोटिस है उसको क्या कोई भी अधिकारी, किसी भी अधिकारी के द्वारा वो नोटिस जारी किया जा सकता है। पिटिशनर ने असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 143(2) के अंतर्गत एक नोटिस जारी किया जो 23/6/2024 को जारी हुआ। 143(2) पहले जारी हुआ, उसके बाद 142(1) का नोटिस 15 जुलाई 2024 को जारी हुआ। पिटिशनर की आपत्ति यह थी कि दोनों नोटिस अधिकार क्षेत्र के बिना जारी किए गए। इस कारण विधि की दृष्टि से वो अवैध है। तर्क दिया गया कि 143(2) का नोटिस जारी करने वाला अधिकारी उसका असेसिंग ऑफिसर नहीं था और ना ही उसे अधिनियम के अंतर्गत ऐसा नोटिस जारी करने का कोई राइट था। जो इसमें इशूज इन्वॉल्व हुए वो ये थे कि आयकर अधिनियम की धारा 143(2) में नोटिस जो असेसिंग ऑफिसर है उसके अतिरिक्त किसी भी अन्य अधिकारी या अन्य असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जारी किया जा सकता है। क्या आयकर ITO, इनकम टैक्स ऑफिसर या असेसिंग ऑफिसर नोटिस की सर्विस का अधिकार है या वह नोटिस जारी करने का भी अधिकार रखता है। 143(2) के नोटिस की इनवैलिडिटी के कारण धारा सेक्शन 142(1) का नोटिस सीमा काल के बाहर माना जाएगा टाइमिंग से। 144(B) के अंतर्गत जो असेसमेंट की जो कार्रवाई की गई है वो NFAC अर्थात नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के माध्यम से ही की जानी चाहिए थी। इन चारों इशूज़ पर जब दिल्ली हाई कोर्ट में ये प्रकरण पहुंचा, उसमें असेसिंग ऑफिसर के खिलाफ जो पिटिशनर के जो तर्क थे वो ये थे कि जो उनका क्षेत्र, जो असेसिंग ऑफिसर है उसका ये क्षेत्राधिकार ही नहीं था कि वह नोटिस जारी करता। 143(2) का नोटिस उसको जारी करने का कोई अधिकार नहीं था। अगर मान भी लिया जाए कि वो अधिकारी ही असेसिंग ऑफिसर था, तब भी वह केवल नोटिस की तामील कर सकता था, जारी नहीं कर सकता था। सेक्शन 143(2) का नोटिस अवैध था, इसलिए उसके आधार पर 142(1) का नोटिस भी निर्धारित समय सीमा से बाहर है, परे है। सेक्शन 144(B) के अनुसार जो असेसमेंट हुआ वो केवल NFAC नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के माध्यम से ही की जानी चाहिए थी, जिससे व्यवहारिक नोटिस विधि विरुद्ध हो जाती। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इनके यहाँ जो तर्क था वो ये था कि 143(2) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि नोटिस असेसिंग ऑफिसर या कोई भी प्रेस्क्राइब्ड असेसिंग ऑफिसर जारी कर सकता है। इनकम टैक्स रूल 1962 1962 का नियम 12E CVDT को अधिकार देता है कि वह आयकर अधिकारियों को निर्धारित प्राधिकारी के रूप में नामित कर सके। किसी भी अधिकारी को एक प्रेस्क्राइब्ड असेसिंग ऑफिसर या प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी के रूप में नॉमिनेट किया जा सकता है। CVDT की नोटिफिकेशन डेटेड 12 मई 2022 और 28 मई 2022 के द्वारा संबंधित अधिकारी को विधि पूर्वक 143(2) के नोटिस जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अधिनियम और रूल्स के में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है जो केवल NFAC के अधिकारियों तक ही सीमित है। दोनों नोटिस विधिक सीमा के भीतर जारी किए गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसकी विवेचना की और
143(2) के साधारण व स्पष्ट पाठ से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि नोटिस आकलन अधिकारी या निर्धारित अधिकारी के द्वारा जारी किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो। लेकिन उसमें वाक्यांश में ये कहा कि जैसा कि मामला हो, मतलब एज द केस में भी, कोई इस प्रकार सीमित रूप से में नहीं पढ़ा जा सकता जैसा कि पिटिशनर ने, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है। नियम 12E सीवीडीटी को आयकर अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नामित करने का एक वैध अधिकार प्रदान करता है और नोटिस करने वाला अधिकारी विधिवत अधिकृत था। यह तक कि निर्धारित प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी केवल नोटिस की तामील कर सकता है, उसे जारी नहीं कर सकता, अस्थिर एवं निराधार माना गया। 143(2) और 142(1) के अंतर्गत जारी नोटिसों की चुनौती अस्वीकार कर ली गई और न्यायालय ने यहाँ यह स्पष्ट किया है कि 12E के अंतर्गत सीवीडीटी की नॉमिनेशन शक्ति, नॉमिनेशन पावर केवल एनएफएसी के अधिकारियों तक सीमित नहीं है, साथ ही सेक्शन 144B के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र के प्रश्नों पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें विशेष रूप से याचिका में न उठाया गया। याचिका को मेरिटलेस पाते हुए खारिज कर दिया और लंबित समस्त आवेदनों को निरस्त कर दिया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 143(1), 143(2) और 142(1) के अंतर्गत जारी नोटिसों को वैध, लीगल और वैलिड करार दिया गया, रखा गया, वैलिड करके वैलिड रखा गया। ये जजमेंट उन सभी प्रश्न चिन्हों के लिए अनिवार्य है जहां हम 143(2) और 141 के नोटिसों को केवल प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी के कारण या प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी के द्वारा इशू नहीं किए गए हैं, इसके आधार पर हम किसी केस की फाइल जब करते हैं तो वहाँ पर इस केस का महत्वपूर्ण हो जाता है केस, क्योंकि वहाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि 143(2) और 142(1) में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है जो कि केवल एनएफएसी के अधिकारियों तक सीमित है। इनकम टैक्स एक्ट में विधिपूर्वक अगर किसी असेसिंग ऑफिसर को प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी नियत किया गया है तो उसके द्वारा इशू किया गया नोटिस भी वैध या वैलिड माना जाएगा। थैंक यू।